आज से 100 साल पहले चले जाइए तो कैंसर कोई एक आम बीमारी नहीं। और पिछले 50 साल के अंदर जो बदलाव आया है, उस बदलाव में नंबर्स बढ़े हैं, डिटेक्शन बढ़ा है। गाल का, जीभ का, गले का, फेफड़े का, फूड पाइप का, बहुत लंबी सूची है जो आज के दिन में तंबाकू के साथ क्लियरली जुड़े। जब दर्द किसी गांठ में आएगा तो इसका मतलब है कैंसर बहुत एडवांस हो चुका है। वजन घटना, बुखार रहना या खांसी में खून आना सिर्फ कैंसर नहीं है, कुछ और बीमारियों का भी इंडिकेटर हो सकता है। This podcast is brought to you by Double Hiran Kachi Dhani, Shuddh Premium Sarson Ka Tel. Today we are having a very renowned and prestigious personality, Dr. Ashok Kumar Vaid sir, with us, who is currently the chairman of Medical Oncology and Hematology in Vedanta Cancer Institute in Gurugram. Hello sir, welcome to our show. धन्यवाद, प्लीज टू बी हियर, थैंक यू। तो सर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सर ने अपने जीवन के 40 साल कैंसर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर को सन 2009 में प्रेसिडेंट से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कैंसर के क्षेत्र में। नॉर्थ इंडिया में सर वन ऑफ द पायनियर्स हैं इन एस्टैब्लिशिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एज वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो आज हम सर से कैंसर के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। तो लोगों के खान पान में, जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर के खतरे को इतना बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, दो बातें, एक तो नंबर्स बढ़े हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और दूसरा खान पान या रहन सहन में कोई गलती नहीं है, एक व्यक्ति की नासमझ या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण हो सकता है। थोड़ा हिस्टोरिकल आपको देना चाहूँगा। आज से 100 साल पहले चले जाइए तो कैंसर कोई एक आम बीमारी नहीं थी, और पिछले 50 साल के अंदर जो बदलाव आया है, उस बदलाव में नंबर्स बढ़े हैं, डिटेक्शन बढ़ा है। पुराने ज़माने में लोग कैंसर की चर्चा नहीं करते थे, अपने पड़ोसी को भी नहीं बताते थे, और ना डायग्नोसिस के इतने साधन थे, ना अस्पताल थे। आज हर गली मोहल्ले में अल्ट्रासाउंड है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट बढ़े हैं, अस्पताल बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं और जानकारी बढ़ी है। तो पहली बात, यस, नंबर्स बढ़े हैं। बदलाव क्या आया है? हमारी जीवन शैली में आया है, रहन सहन में आया है, खान पान में आया है, वातावरण में आया है, जिस चीज़ को हम रियलाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण का इम्पैक्ट, जो असर जो है, वो बहुत लंबे समय में आता है। खान पान की बात करें, शहरीकरण हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन से हमारी डाइट बदल गई है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स बढ़ गया है। जी सर। फल सब्जी का सेवन जो है वो कम हो गया है। हर व्यक्ति पैकेज्ड फूड की तरफ जाता है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, स्वाद ज़्यादा है। तो एक तो खान पान में बदलाव आया है। नंबर 2, हमारी एक्टिविटी, एक्सरसाइज कितनी हो रही है, बॉडी का संतुलन कितना है, ओबेसिटी बढ़ रही है, ओवरवेट बढ़ रहा है। और WHO ने ये बहुत बात स्पष्ट कही है कि 20% कैंसर्स जो होंगे वो ओबेसिटी के कारण होंगे। तो आज 100 में से 20 कैंसर केसेस जो हैं वो मात्र बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण है। और उसका कारण क्या है? खान पान बढ़ गया है, सप्लाई साइड बढ़ गई है और लोगों की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो एक बदलाव ये है। नंबर 2 बदलाव जो है, तंबाकू का सेवन। तंबाकू एक टैबू था किसी एक ज़माने में। यस, सिगरेट पीना आज भी पब्लिक प्लेसेस में मना है और पीने में एक व्यक्ति संकोच करता है, बट तंबाकू चबाने में कोई संकोच नहीं। और ये चीज़ जो है हमारे युवा, यंगर पीढ़ी ने अडॉप्ट करी है। आप गुटखे का पाउच अपनी जेब में रखते हैं, किसी को पता नहीं है, आप कब मुंह में डालते हैं किसी को पता नहीं है, मगर उसका असर जो है, सिंपल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, डेवास्टेटिंग है। 30 साल का नौजवान हमारे ओपीडी में एक बड़े मुंह के कैंसर के साथ, एक ट्यूमर के साथ जो है वो जब आता है, और उसके साथ एक
यंग उसकी वाइफ है और 1 साल का या 2 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा तो है। लाइफ में इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। तो प्रिवेंटेबल True. ट्रेजेडी इज टोबैको। अब नंबर्स देखे जाएं, तंबाकू के साथ जुड़े हुए कितने कैंसर्स हैं, पहले मैं सूची बताऊंगा और फिर मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा। ठीक है सर। गाल का, जीभ का, गले का, फेफड़े का, फूड पाइप का, बहुत लंबी सूची है। 15 से 18 कैंसर्स हैं जो आज के दिन में तंबाकू के साथ क्लियरली जुड़े हुए हैं। 30 to 40% कैंसर्स, 100 कैंसर्स हम देखते हैं, 100 में से 30 से 40 कैंसर्स का डायरेक्ट कारण। तंबाकू के साथ लिंकेज है। तो मानिए आज अगर हम सब लोग ये प्रण करते हैं कि तंबाकू का सेवन बंद करेंगे, तो 30, 40, 100 में से तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। 20 उसमें ऐड करिए ओबेसिटी, 50, 60 के आंकड़े पे पहुंच गए हम। वातावरण, पोल्यूशन, फूड एडिटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, लिस्ट लंबी है। तो कहने का मतलब है कि 100 में से एटलीस्ट अबाउट 60, 70, 60, 65% केसेस का हमें मालूम है कि ये क्यों हो रहे हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए साइंस अभी शोध कर रही है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है जिनका प्रोबेबली, एंड कुछ एक कैंसर्स का डेफिनेटली जेनेटिक है, पारिवारिक एंगल है, वो हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। बट एक आम व्यक्ति के समझ में ये आना चाहिए तंबाकू हानिकारक है, कोई सेफ टोबैको आज तक नहीं बना। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, खान पान पे अंकुश लगाइए, बॉडी वेट का संतुलन बनाए रखिए। वातावरण को हम बदल नहीं सकते, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को हम बदल नहीं सकते, जो अपने हाथ में है उतना उस तो पे हम हम कर ही सकते हैं। कार्रवाई करें। तो सर ये तो हो गई जीवन शैली से जुड़ी बातें कि हम जी। अपने खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से हमको एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, जिससे कैंसर काफ़ी हद तक कम हो और सकता एक है। बात और मैं कहूँगा यहाँ पे, जब हम खान पान और वेट की बात कर रहे हैं तो उसका लाभ सिर्फ कैंसर की तरफ नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर, जॉइंट प्रॉब्लम्स, हार्ट, बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हैं। तंबाकू नहीं सेवन करने से लंग्स अच्छे रहेंगे, स्ट्रोक होने का चांस कम होगा, हार्ट रहेगा। अटैक का चांस कम होगा, रगों की तकलीफ़ें नहीं होंगी, बहुत सारे और लाभ हैं उसके। तो जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी। जी। तो सर हमारा अगला सवाल है कि जेनेटिक्स का कितना रोल है? सो जेनेटिक्स, देखिए, जो एक आम व्यक्ति को समझाना है हमें कि जेनेटिक्स क्या चीज़ है, जो अपने शरीर की रचना है, जो हम रचना लेके पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं, उसमें जीन्स, आधी जीन्स माँ से आती हैं, आधी जीन्स पिता से। पिता से आती है। सो दोनों फैमिलीज की हिस्ट्री का एक बच्चे की बीमारी का होना ना होने पे असर पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो प्रभु ने शरीर की रचना करी है, कुछ जीन्स ऐसी बनाई हैं जो रिपेयर जीन्स हैं। कहने का मतलब है कि अगर जेनेटिक, अगर कोई भी ऑल्टरेशन आती है तो ये रिपेयर जीन्स जाके ये सुनिश्चित करती हैं कि नए सेल्स जो बन रहे हैं शरीर के अंदर, वो बिल्कुल हूबहू वही कॉपी होगी जो ओरिजिनल सेल होगा। बट कभी कभार क्या है कि जीवन की रचना, शरीर की रचना ऐसी होती है कि जिसमें ये डिफेक्ट बचपन से ही होता है, जन्म से ही होता है। उसमें जो कैंसर्स होते हैं, उनमें कैंसर्स में स्तन का कैंसर है, अंडकोश का, ओवरी का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, पेनक्रियाज है, प्रोस्टेट है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका डायरेक्टली इन जीन्स के साथ लिंकेज है। रिलेशन है। एक क्लिनिक के अंदर, एक बहुत बिजी क्लिनिक की भी बात करें हम, तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट इस सेगमेंट में कितने पेशेंट्स देखता है? वो 5% से कम कैंसर्स होते हैं। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो नोन है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीवन शैली और बाकी के वो है। तो डॉक्टर साहब, ये कैंसर के जो लक्षण होते हैं ये अक्सर इतनी देरी से क्यों पता चलते हैं, या फिर क्या ऐसे शुरुआत की चीज़ें या सिम्टम्स होती हैं जो अगर लोग पहचान लें तो जल्दी डॉक्टर के पास दिखा सकें, जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उनको मिल सके? बहुत ही अहम सवाल है, स्पेशली एक आम व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से।
कि वो अपने शरीर में क्या बदलाव है, जिस बदलाव को वो समझे, भांपे और ये माने कि ये बदलाव है, मुझे डॉक्टर से परामर्श करना है। और बहुत आसान बातें हैं। आवाज़ में बदलाव जो बना रहे, आवाज़ भारी हो जाए और 2-4 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो वो गले के कैंसर का प्रतीक हो सकती है। बड़ी तेज़ी से वज़न गिर रहा है, बुखार रह रहा है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, खांसी में खांसी है, ब्लड है, 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए। पेशाब में खून है या मल द्वार से खून है, टट्टी के साथ खून आ रहा है तो डॉक्टर से परामर्श करिए। स्पेशली लेडीज़ के लिए एक बार मेनोपॉज होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से परामर्श करिए, या इन बिटवीन पीरियड्स के ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से परामर्श करिए। स्तन के अंदर कोई गांठ है और इसके बारे में आम एक चर्चा करना चाहूँगा कि कैंसर की गांठ शुरू में जो है, शुरुआती पेनलेस होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। जब दर्द किसी गांठ में आएगा तो इसका मतलब है कैंसर बहुत एडवांस हो चुका है। हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं जिनका कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4 में मिलता है और हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप जल्दी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, और उनका बड़ा एक इनोसेंट जवाब होता है कि डॉक्टर साहब इसमें दर्द नहीं था। तो हम ये समझे कि दर्द नहीं है तो ये गांठ कैंसर की गांठ नहीं है। तो इस भ्रम में ना रहें कि पेनलेस गांठ जो है वो कैंसर नहीं हो सकती है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए आप कि हर वजन घटना, बुखार रहना या खांसी में खून आना सिर्फ कैंसर नहीं है, कुछ और बीमारियों का भी इंडिकेटर हो सकता है। टीबी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। बट जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जांच नहीं करेंगे, तो टीबी और कैंसर के बीच में आप फर्क कैसे जान पाएंगे। खाल के ऊपर कोई भी मसा या कोई भी तिल है जिसका आकार बढ़ रहा है, रंग बदल रहा है या उसमें से खून का रिसाव हो रहा है तो डॉक्टर से परामर्श करें। एक मैसेज जो यंग वुमेन को मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमने बात करी कि यूट्रस के कैंसर की, तो उसमें स्पेशली एक तो हमने बात करी कि मेनोपॉज के बाद का ब्लीडिंग है, वो कैंसर का प्रतीक हो सकता है। दूसरा, संभोग के बाद यदि ब्लड आए तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है सर्विकल कैंसर का। उसको इग्नोर मत करिए, उसको नज़रअंदाज मत करिए, डॉक्टर से संपर्क करिए। तो सर आपके अकॉर्डिंग अभी मोस्ट 3 प्रेवलेंट कैंसर्स क्या है इंडिया में, और क्या इनके मेजर फैक्टर्स हैं, और इनके लिए स्पेशली हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जो प्रेवलेंट कैंसर्स हैं उनको दोनों श्रेणी में बांटा जाएगा, मेन विमेन अलग करके देखा जाएगा। तो पहले अगर महिलाओं की बात करें तो स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ऊपर है। प्रतिवर्ष आंकड़े ये कहते हैं 1,40,000 केस डायग्नोज होते हैं इंडिया के अंदर, और ये पिछले 20-30 साल के अंदर बढ़ा है। और बढ़ने का कारण क्या है? जो मैरिज एज है वो बढ़ गई, ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई, लाइफस्टाइल्स चेंज हुए, और उनके कारण जो है ये ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। सर्विकल कैंसर जो यूट्रस के मुंह का कैंसर होता है, किसी टाइम में आज से 30 साल पहले नंबर 1 था, बट धीरे धीरे कम हुआ है। और एक मैसेज जो यहाँ मैं देना चाहूँगा वो ये है कि भारत सरकार ने अब HPV वैक्सीनेशन का अभियान छेड़ा है, लोग उसको अपनाएं, लड़कियों की वैक्सीनेशन ज़रूर करें, और ये एक प्रिवेंटेबल कैटास्ट्रफी है। अगेन भारतवर्ष में 1 लाख केसेस होते हैं प्रतिवर्ष, और जब तक हम ये चर्चा ख़त्म करेंगे तो कुछ एक महिलाएं इस रोग से अपनी जान गंवा चुकी होंगी। 8 मिनट में एक महिला भारत में सर्विकल कैंसर का शिकार होती है। वैक्सीनेशन बहुत कारगर है। ये उसी तरह की वैक्सीनेशन है जैसे हम छोटे बच्चों को, शिशु को छोटे बचपन में हम वैक्सीनेशन देते हैं, उसी तरह की वैक्सीन है। बहुत सारी माएँ आके पूछती हैं कि हमारी बेटी 12 साल की है, 14 साल की, हम वैक्सीनेशन करवाएं कि नहीं करवाएं। तो हमारा स्टैंडर्ड सवाल ये होता है कि जब बच्चा साल भर का था तो किसको पूछा था कि वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं? बच्चे को आप लेके गए थे, डॉक्टर से परामर्श किया, डॉक्टर ने बोला आपने DPT, पोलियो, जिसकी भी वैक्सीनेशन थी वो करी है। ये उसी तरह की वैक्सीनेशन है
और कैंसर के अगेंस्ट बहुत कारगर है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में जिन बातों की हमने चर्चा करी है, आवाज़ में बदलाव, वज़न गिरना, बुखार बना रहना, खून का रिसाव कहीं से, स्तन के अंदर कोई गांठ है, और ब्लीडिंग जो है, जो 2 तरह की ब्लीडिंग लेडीज़ के लिए हमने पर्टिकुलरली बात करी, पोस्ट मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल, पोस्ट कॉइटल, इन दोनों को इग्नोर मत करिए। और सर, ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, ये सिर्फ सर्विक्स के ही कैंसर से नहीं, आदमियों में होने वाले थ्रोट कैंसर, पिनाइल कैंसर, इन सब से भी ये हमको बचाता है। और ये जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे देशों में एज अ पार्ट ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लड़कों को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में हमारी सरकार भी लड़कियों के बाद फिर लड़कों में वैक्सीन की पहल स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली जी, उम्मीद है इस बात की। जी। तो सर, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, कभी भी उन्होंने अल्कोहल, शराब, सिगरेट, कभी इन चीज़ों का सेवन नहीं करते, तो क्या उन लोगों में भी कैंसर हो सकता है? देखिए, कैंसर होना ये हमारे जीवन की एक सच्चाई है। माँ के पेट में बच्चे को कैंसर हो सकता है और 100 साल के व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। कैंसर के होने के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हैं और कुछ बातें नहीं मालूम हैं। जो हमने चर्चा करी कि 50-60% जो है वो कारण हमें उनकी जानकारी साइंस को है, रहे रेस्ट ऑफ द 40 to 50% वो जानकारी अभी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ दें। हेल्दी लाइफस्टाइल फिर भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमारे हाथ में नहीं है, फूड एडिटिव्स, फूड प्रोसेसिंग, कंजम्पशन ऑफ ऑल दैट हमारे हाथ में नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को मत छोड़िए। सिर्फ कैंसर से बचाव नहीं है, बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाव है। तो सर, अक्सर जैसे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं या आम जनता के मन में ये डाउट होता है कि अगर कहीं का कैंसर है और डॉक्टर ने एडवाइस किया है वहाँ की बायोप्सी या एफएनएसी के लिए, तो वो नकार देते हैं कि नहीं, ये नहीं कराएंगे, इससे तो कैंसर और ज़्यादा फैल जाएगा। तो इस पर आप वन ऑफ द मिथ्स जो आपने बात बोली है, ये अक्सर पूछा जाता है, लोगों के मन में ये एक मिथ्या है, और बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। और बायोप्सी से ही हमें पता लगेगा, वो टुकड़ा जब जांच के लिए जाएगा, उस टुकड़े से ही पता लगेगा कि इस गांठ के अंदर कैंसर के कोई प्रमाण है कि नहीं है। बायोप्सी नहीं करेंगे तो गांठ के बारे में नहीं जान पाएंगे। और बहुत दफ़े हम देखते हैं, हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, ये गांठ कब से थी? 6 महीने से। क्या करते रहे? कुछ नहीं करी, नेचुरोपैथी करी, कुछ और किया। क्यों नहीं? भय था, डर था कि बायोप्सी से कैंसर फैलेगा, और कैंसर वो बढ़ा के आते हैं, कम करके नहीं आते हैं। तो बायोप्सी से मत घबराइए। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिससे हमें आगे की जानकारी मिलेगी और आगे की स्टेजिंग होगी और ट्रीटमेंट का पता लगेगा। जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल आधुनिक जांचें आ गई हैं, जैसे कि लिक्विड बायोप्सी और जेनेटिक टेस्टिंग। ये सब कैंसर का कारण पता करने में कितनी ज़्यादा सटीक है? बहुत एक अच्छा सवाल है, और ये जानकारी अब पब्लिक डोमेन में है। टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है लाइफ का हर स्फीयर। आप एक मोबाइल फ़ोन से शुरू हो जाइए, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और ये टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। ये बताता है हमें कि आज टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है, और कंट्रोलिंग पूरी नहीं, बट एक पार्टनर के हिसाब से है। और वो वही पार्टनरशिप डॉक्टर्स के साथ टेक्नोलॉजी की है, डायग्नोस्टिक्स में है, ट्रीटमेंट में है, फॉलोअप के अंदर है। एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो जाता है, बाद में उसका कैंसर वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है। लिक्विड बायोप्सी का मतलब है कि शरीर का कोई भी लिक्विड अंश, वो ब्लड है, सलाइवा हो सकता है, यूरिन हो सकता है, इवन स्टूल्स हो सकते हैं, उनमें से हम कैंसर के टिश्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बट ये सप्लीमेंट्री है, तो ये भ्रम ना रहे कि बायोप्सी नहीं होगी, लिक्विड बायोप्सी से हम कैंसर का डायग्नोसिस पाएंगे। ये चीज़ें एक नॉर्मल बायोप्सी को सपोर्ट करती हैं, प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। सर, इसी तरीके से एक नई थेरेपी सुनने में आती है, प्रोटॉन थेरेपी। तो क्या ये रेडियोथेरेपी का ही एक पार्ट है या फिर एक कुछ अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? इसके विषय में आप जी,
एक तरह का रेडिएशन थेरेपी है जिसको पार्टिकल बेस्ड थेरेपी कहते हैं, और ये नई एक तरह की थेरेपी है जो बहुत सटीक है। रेडिएशन के अंदर क्या है कि हम ट्यूमर को ट्रीट करते हैं, बट आगे पीछे बाकी नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज होने का चांस होता है। और ये थेरेपी इतनी सटीक है कि ये सिर्फ ट्यूमर के अंदर ही काम करती है, और बच्चों के अंदर जहाँ ग्रोइंग एज है वहाँ बहुत कारगर है। डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज हैं, स्पाइन के अंदर है या ब्रेन के अंदर है, या ऐसे जगह हैं जहाँ पे नॉर्मल रेडिएशन से अब बाकी के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करने की प्रोटॉन थेरेपी वहाँ पे बहुत कारगर है। अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत सारे नए सेंटर्स आ रहे हैं, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे भारत में भी कुछ सेंटर्स हैं। और आने वाले समय में प्रोटॉन थेरेपी एक बहुत प्रॉमिसिंग थेरेपी है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी एक मेडिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ा एनेबलर हो गया है। थेरेपीज आर बिकमिंग मोर specific, they are becoming more safe and they are becoming more effective. तो हर एक नया जो इंस्ट्रूमेंट या नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमें एक लेवल ऊपर लेके जा रही है, और प्रोटॉन थेरेपी भी उसी श्रेणी में आती है। पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, रोबोटिक सर्जरीज इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही हैं, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी हमको हेल्प करती है कैंसर सर्जरीज में, इनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में? तो देखिए, जो पहले बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो पूरा मेडिकल साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, करेगी। सबसे पहली बात है ड्रग डेवलपमेंट में, दवाओं के आविष्कार में। आज तक, पिछले कल तक मैं ये कहूँगा कि दवाओं का आविष्कार जो था वो एक केमिकल से शुरू होता था, जिसका शोध लेबॉर्ट्री में होता था, एनिमल्स के ऊपर होता था, फिर आम व्यक्ति के ऊपर होता था, और ये 10 से 15 साल लगते थे एक दवा बनाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस सारी प्रक्रिया को, इस सारे प्रोसेस को कंप्रेस कर दिया है, और कुछ एक वर्षों के अंदर, 2 से 3 से 4 साल के अंदर एक ड्रग डेवलपमेंट जो हो रही है। सो नई दवाएं जो आएंगी वो जल्दी आएंगी और ज़्यादा कारगर दवाएं आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, इमेजिन करिए किसी की खाल के ऊपर एक मसा है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बता दिया जाए कि ये कैंसरस है कि नहीं है। कितना चमत्कारी बात है, और ये चीज़ उपलब्ध है। इवन इंडिया के अंदर, बेंगलोर के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो इस बात में जुड़ी हुई हैं, और हमें सिर्फ टिश्यू का फ़ोटो लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बता देंगी कि इसके अंदर कैंसर है कि नहीं है। और सिर्फ वहाँ नहीं है, जो सर्विकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ कंपनीज़ ने नए टूल्स बनाए हैं जिससे सिर्फ फ़ोटो को हमें अपलोड करना है और ये मालूम चल जाएगा ये कैंसरस टिश्यू है कि नहीं है। ये डायग्नोस्टिक एबिलिटी, ये क्षमता जो है, ये बॉडी की ऊपर की सुपरफिशियल परत के ऊपर जितने भी कैंसर्स हैं उनमें काफ़ी कारगर है। जो गहराई के अंदर हैं वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ेगी आपके सीटी स्कैनर्स के साथ, पेट स्कैनर्स के साथ, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड के साथ, वहाँ पे उन चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। रोबोटिक्स की आपने बात करी, तो रोबोटिक्स का क्या मैंने है, सर्जन एक कंसोल के ऊपर बैठा है और कुछ दूरी पे ऑपरेटिंग रूम टेबल के ऊपर पेशेंट है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सर्जन दूरी से कंट्रोल कर रहा है, रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो पेट के अंदर, छाती के अंदर कहीं भी हमने डाले हैं, उनसे जो है वो सर्जरी हो रही है। तो 2 बातें हुई हैं रोबोटिक्स से। नंबर 1, मिनिमल एक्सेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है काफ़ी वर्षों से, काफ़ी दशकों से है, बट ये लेप्रोस्कोपी में एक थोड़ी सी और एक इम्प्रूवमेंट हुई है। अप्रोच मिनिमल एक्सेस ही है, हमें पेट नहीं काटना है, छाती नहीं काटनी है, मिनिमल एक्सेस से ही सर्जरी करनी है, बट सर्जरी सटीक है क्योंकि टिश्यू मैग्नीफाइड दिखता है सर्जन को, तो सर्जरी सटीक है, ब्लड लॉस कम है, रिकवरी बहुत अच्छी है। मेजर सर्जरीज में 24 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकता है, जो एक बहुत बड़ी चमत्कारी बात कहूँगा मैं। आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जब हम ट्रेनीज थे तो हर ऑपरेशन जो था वो कट ओपन था,
फिर लेप्रोस्कोपी आई और अब रोबोटिक्स robotics चल ने रहा है। अगले लेवल पे लिया, रोबोटिक्स तो इवन सर एक शहर में डॉक्टर है और इंटरसिटी भी ऑपरेट कर ऑपरेट सकते कर हैं, दूसरे वो शहर में क्षमता है। पेशेंट जी है जी वो जी तक क्षमता है। जी। तो डॉक्टर साहब पहले हम सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये सब सुना करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन अब टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज ये सारी आ गई हैं। सो हाउ दे आर प्रूविंग एज गेम चेंजर? तो देखिए, जो कीमोथेरेपी शब्द कहाँ से आया, ये केमिकल से आया। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स विद केमिकल्स, कीमोथेरेपी। तो केमिकल्स का जो दौर चला है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थेरेपीज आई और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपीज खत्म हो गई हैं, कीमोथेरेपी अभी भी बैकबोन है। बट कीमोथेरेपी क्या करती है, वो जाके गुड सेल्स बैड सेल्स दोनों को मारती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उल्टी होना, भूख चली जाती है, मुंह में छाला है, बाल झड़ जाते हैं, जो कोई नहीं चाहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें कैंसर बायोलॉजी की ज़्यादा समझ आई, तो ये पता लगा कि हर कैंसर टिश्यू के ऊपर कुछ टारगेट्स हैं जिनके कारण उस कैंसर टिश्यू का संचालन होता है। अगर उस टारगेट को हम शांत करेंगे तो कैंसर टिश्यू अपने आप मर जाएगा। तो ये दवाएं जो हैं, ये टारगेटेड हैं, कैंसर टिश्यू के ऊपर प्रेफरेंशियली काम करती हैं, नॉर्मल टिश्यू के ऊपर कम काम करती हैं। ये पिछले 20-25 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, सन 2000 के बाद। अगला जो चरण आया वो था कि बॉडी के इम्यून सेल्स को उजागर किया जाए और वो इम्यून सेल्स जाके कैंसर से लड़ें। और ये दवाएं अब 10-15 साल से, 10-12 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, कारगर हैं। कैंसर में एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। तो कीमोथेरेपी, टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी, ये 3 जो पद्धतियां हैं, ये इस समय जो हैं। सर इसी तरीके से कार टी सेल थेरेपी, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, ये भी मतलब इसका भविष्य में किस तरीके का योगदान रह सकता है? तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय है। तो दिस इज द 4th पिलर नाउ। दीज आर सेल बेस्ड थेरेपीज। बॉडी के सेल्स को हम एक प्रक्रिया से बाहर लेके जाते हैं, उन सेल्स को इंजीनियर करते हैं, उनके अंदर कुछ वायरसेस हम डालते हैं और वो उस इंजीनियरिंग से सेल और वायरस जो है वो एक यूनिट बन जाता है। ये वायरसेस जाके बॉडी के अंदर कैंसर टिश्यू से लड़ते हैं और दिस इज कॉल्ड एज द कार टी, बेसिकली काइमेरिक जो एंटीजन है। दूसरी सेल बेस्ड थेरेपीज जो हैं वो एनके सेल थेरेपीज हैं, डेंड्रिटिक सेल थेरेपीज हैं, जिनमें बॉडी के अपने ही टिश्यूज को हम यूज़ करते हैं, उनको इंजीनियर करते हैं, वापस बॉडी में डालते हैं और ये सेल्स जाके कैंसर से लड़ते हैं। तो दिस इज नाउ द 4th पिलर ऑफ कैंसर थेरेपी। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर मरीज बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है जी। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग रख सके? तो एक बेसिकली सपोर्ट सिस्टम, और उस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत डॉक्टर से होती है। जब डॉक्टर ब्रेकिंग न्यूज़ करता है, किसी को कभी कभार पेशेंट नहीं है, फैमिली मिलने आती है, या पेशेंट और फैमिली दोनों मिलने आते हैं, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जब से डायग्नोसिस बनता है तो पेशेंट का नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम जो आता है वो फैमिली है। पारिवारिक सपोर्ट एक बहुत अहम सपोर्ट है। और हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स और हैं जो डॉक्टर के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रीहैब है। ये सारा एक, ये कहेंगे कि बहुत सारा रिंग है एक पेशेंट के आगे पीछे। हर बात शुरू होगी जानकारी से। हमारी लड़ने की शक्ति और लड़ने की जो एक हिम्मत है वो बढ़ती है जब प्रॉपर जानकारी होगी। तो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। लंबा सफ़र होता है, मुश्किल सफ़र होता है, और उस सफ़र में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब कैंसर की 2 श्रेणी हैं, एक हो गया ब्लड कैंसर और एक हो गया सॉलिड ट्यूमर्स। जी। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट में या पेशेंट अप्रोच में इसमें कैसे क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो जैसे आपने कहा कि ब्लड सिस्टम के जो कैंसर्स हैं, ये जनरली कैंसर्स हैं जो ब्लड के सेल्स हैं, रेड सेल का, वाइट सेल का, प्लेटलेट का, तीनों का अलग अलग कैंसर्स हैं। या फिर गांठों का कैंसर जो है वो
कैंसर भी ब्लड कैंसर की श्रेणी में आता है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का कैंसर है। और कुछ कैंसर्स हैं जो बोन मैरो से शुरू होते हैं, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजियाज बोलते हैं, प्लाज्मा सेल ल्यूकीमियाज बोलते हैं। वो कैंसर्स बड़े टिपिकल हैं जो बोन मैरो से शुरू होते हैं। इन सेल्स के अंदर जो ओवरऑल सक्सेस ट्रीटमेंट में मिला है वो सॉलिड ट्यूमर्स की तुलना में ज़्यादा मिला है। और बच्चों के अंदर भी जो हैं ब्लड कैंसर्स और लिम्फेटिक कैंसर्स ये ज़्यादा होने का अंदेशा होता है और इनमें कामयाबी ज़्यादा है। सॉलिड ऑर्गन कैंसर जैसे आपने कहा वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से शुरू होता है। वो स्तन से हो सकता है, ब्रेस्ट से है, लंग से है, स्टमक से है, कहीं से भी हो सकता है। और लोगों से मैं एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस एंड संभवतः अबाउट 200 डिफरेंट कैंसर्स होते हैं बॉडी के अंदर। ऑन अ डे टू डे बेसिस रूटीन में हम 20 से 25 कैंसर्स हैं जिनका ज़्यादातर देखते हैं, जिनका रूटीन में ट्रीटमेंट होता है। और उनमें से भी मैक्सिमम कैंसर्स ऑर्गन स्पेसिफिक है। ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज और माइलोमाज उनकी संख्या, उनकी परसेंटेज कम रहती है। तो एंड में हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा सुपर फूड या लाइफस्टाइल रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम कैंसर से दूर रह सकते हैं? तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा, तंबाकू का सेवन मत करिए। देयर इज़ नो सेफ टोबैको एंड स्पेशली हमारी जो यंग युवा पीढ़ी है जहाँ स्मोकलेस टोबैको जो च्यूइंग कर रहे हैं बहुत हानिकारक है। नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल का सेवन नहीं करिए। किसी ज़माने में कहा जाता था 1 ड्रिंक अ डे इज सेफ, बट नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। तो ये रिसर्च अब बहुत क्लियर है। और सब जैसे बोला जाता है कि वाइन इज गुड फॉर हार्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन सब में कितनी सब सच्चाई रिसर्च है? ने सब वो मिथ बस्ट कर दिया है। नंबर 3, एक्सरसाइज करिए, बॉडी वेट को संतुलित रखिए। नंबर 4, जो खान पान है उसको मॉडरेशन में रखिए। यस, वेजिटेरियन डाइट इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन, बट ऐसा नहीं कि सारी नॉन वेजिटेरियन डाइट खराब है। रेड मीट का सेवन मत करिए। वाइट मीट जो है, फिश, चिकन, एग इज़ बेटर देन रेड मीट। और उन बातों पे व्यर्थ समय मत गवाइए जो हमारे हाथ में नहीं है। वातावरण हमारे हाथ में नहीं है, उन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। जो हमारे हाथ में है उन पे वो करिए, उन पे ध्यान दीजिए और उन पे प्रैक्टिकल एक शेप दीजिए उसको। सो लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़रूर करिए। उनमें से नेचुरल ऑक्सीडेंट्स हैं, उनमें से न्यूट्रिशन है, वाइटामिन्स हैं। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल फ्रूट खाइए, आउट ऑफ सीजन मत खाइए। और उसमें हरा भी होना चाहिए, पीला भी होना चाहिए, रंग बिरंगे होने चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए। अनसीजनल जो खाएंगे प्रिजर्व्ड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो गई है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है ऑफ सीज़न जब आप खरीदते हैं। तो दोनों बातें हैं, सेहत भी मिलेगी और पैसा भी कम खर्च होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जिसका जी। जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। जी। तो पहला सवाल है कि क्या कैंसर मौत का फरमान है? नहीं। क्या सिर्फ कोई गांठ होने का मतलब कैंसर ही है? बिल्कुल नहीं। क्या बायोप्सी के बिना भी कैंसर की पक्की रिपोर्ट जनरेट करी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या हर ट्यूमर कैंसरस होता है? जी नहीं। क्या विभिन्न प्रकार के कैंसरों से जंग जीती जा सकती है? बिल्कुल। क्या प्रोटॉन थेरेपी कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का ही एक भाग है? जी। क्या कैंसर के इलाज में सरकार की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिलती है? बिल्कुल मिल रही है। क्या सर्जिकल नाइफ लगने से कैंसर फैल सकता है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। धन्यवाद। And it's been a delight and a pleasure and an honor to be here. And many thanks to you and the Dainik Jagran team for having me here. बहुत धन्यवाद। So this was a very interactive, wonderful and informative session. Hopefully आप लोगों को अपने डाउट्स इस सेशन को सुनने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर होंगे और जो भी कैंसर संबंधित भ्रांतियाँ हैं वो दूर हुई होंगी। थैंक यू।